हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो क्लासेस। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है विच इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि व्हाट आर दी फैक्टर्स बिहाइंड कि पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन हो रहा है, ये जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वो किसकी वजह से ग्रो कर रही है, तो इसके दो मेन कारण हैं। एक तो है इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है, कि इंक्रीज जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, और दूसरा बेटर लिविंग कंडीशन। तो ड्यू टू यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ड्यू टू इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज। अब हेल्थ फैसिलिटीज में आपको पता है पुराने जमाने के जो लोग हुआ करते थे, बहुत बार तो उन्हें यही पता नहीं चल पाता था कि क्या हुआ है उन्हें, और उनकी डेथ हो जाती थी। फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं चल पाता था कि इनकी डेथ या जो भी है कि उनकी डेथ क्यों हुई है, तो ये पता ही नहीं चल पाता था। आज थोड़ा सा कुछ होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोस करते हैं, हमारी डिजीज का पता चल जाता है, और हम उसको कैसे क्रॉनिक होने से पहले ही उसको एक्यूट वाली जो स्टेज होती है हम उसी में उसको क्या कर देते हैं, ट्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज एंड द सेकंड वन इज बेटर लिविंग कंडीशन। बेटर लिविंग कंडीशन, बेटर लिविंग कंडीशन में अब हमें पता है बहुत सारी चीजें हमें पता है कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है तो ग्रीन टी ले लीजिए, ठीक है, या बाकी जितनी भी चीजें हैं कि आप ये तो मैं एक एग्जांपल बोल रही हूँ कि आपको हेल्दी चीजें कौन कौन सी चीजें आपको खानी है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें। तो इन दोनों चीजों की वजह से ये देखा गया है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ डाटा की बात करते हैं। तो इन 1900 की अगर बात करते हैं तो यहाँ जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो थी 2 बिलियन, ठीक है, 2 बिलियन यानी 2000 मिलियन, ठीक। अब उसके बाद इन 2000 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो बन गई 6 बिलियन, ठीक है। तो आपको ये तो बात हुई किसकी, वर्ल्ड की। अब मैं उसके बाद आपको इंडिया की बात बता रही हूं। तो इंडिया ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, पॉपुलेशन की मैं बात कर रही हूं, ठीक है, पॉपुलेशन की आप खुद लिख लीजिएगा 350 मिलियन। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन 2000 की अगर हम बात करते हैं तो यहां हम बात कर रहे हैं 1 बिलियन तक पहुंच गई है। यानी इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर आप वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो आपको वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन में से एवरी 6th जो पर्सन मिलेगा वो इंडियन होगा, ठीक। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर मैंने वर्ल्ड की पॉपुलेशन ली या मैं किसी भी जगह में पॉपुलेशन ले रही हूँ, मिक्स पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड की मिक्स पॉपुलेशन में ले रही हूँ, उसमें अगर मैं देखूं तो मान लीजिए मैंने 1000 लोग ले लिए वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड से, तो उसमें हर एवरी 6th पर्सन जो होगा वो इंडियन होगा, ठीक है। यानी 6 के अंदर अंदर हमारी गिनती आ जाएगी, इतने मतलब हम हो चुके हैं अभी तक। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि 1900 में 2 बिलियन पॉपुलेशन थी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, और उसके बाद 2000 में वो कितनी हो गई, 6 बिलियन हो गई। और इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे 350 मिलियन था, और इन मई 2000 में देखा गया कि वो 1 बिलियन तक हो गई है, ठीक है। तो 1 बिलियन का मतलब क्या हो गया, 1000 मिलियन तक वो हो गई है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ ये देखा गया कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये देखा गया कि यहाँ पे क्योंकि जो सेंसेक्स वगैरह चलते हैं, ठीक है, तो उसी में ही जो पॉपुलेशन की गिनती जो हुई होगी, तो यहाँ 2001 अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट, population growth is increasing, population growth is increasing 1.7% at 1.7%। यानी पॉपुलेशन की ग्रोथ जो इंक्रीज कर रही है वो 1.7% के हिसाब से क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक आपको पता चल गया कि किस तरीके से ये क्या कर रही है, मतलब ग्रोथ कर रही है। अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जो आप खुद लिखेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से क्या होगा, तो पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से सबसे पहले क्या होगा, स्कार्सिटी ऑफ
रिक्वायरमेंट्स क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। तो ये तीनों चीजों में स्कैर्सिटी होगी। आप खुद देख रहे हैं कि जो क्या है, जो हिल एरिया से जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज या बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से हिल को छोड़ छोड़ के क्या कर रहे हैं, वो पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ। अब वो शहरों की तरफ जा रहे हैं, वहां उन्हें रेंट ज्यादा देना पड़ रहा है, कुछ टाइम बाद वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जमीन ले लेते हैं, यही मकान बना लेते हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, एक तो पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो भी करेगी शहरों में, और इसकी वजह से होगा क्या कि बहुत ज्यादा कंजस्टेड सिचुएशन क्रिएट होगी, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत सी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे दिल्ली में आप देखते हैं फ्लड टाइप की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। पूरा मतलब पानी जो है, बरसात का पानी वो चौक हो जाता है, फिर उसके बाद उससे निकाला जाता है, किस तरीके से, मतलब इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी। और इसके साथ ही साथ क्या है कि जैसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी अगर अब ऐसी टाइम पे अगर जो पेरेंट्स हैं उनके कम बेबी नहीं है, अगर ज्यादा बेबी हैं, तो वो उनका बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरा नहीं कर पाएंगे, जो कि क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी इन तीनों चीजों को वो ढंग से उन्हें नहीं दे पाएंगे। तो इसी की वजह से क्या हुआ था कि यहाँ पे कुछ बिलबोर्ड्स थे और बहुत सारी जगहों में क्या अपनाया गया, तो फिर ये आप खुद देख लीजिएगा, स्लोगन अपनाया गया जो था, हम दो हमारे दो, ठीक है, हम दो हमारे दो, ये स्लोगन अपनाया गया। मतलब स्लोगन क्या, मतलब इस नॉर्म को अपनाया गया कि पेरेंट दो हैं, उनके बेबी भी दो ही होंगे, ठीक है। और इन मेनी एरिया या आप मेनी जो जगह है, मतलब वहां पे क्या करा जा रहा है, वन चाइल्ड नॉर्म, मेनी पीपल अडॉप्ट वन चाइल्ड नॉर्म। वन चाइल्ड नॉर्म मतलब एक ही चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है, ये भी वो अपना रहे हैं। अब यहाँ पे ये है कि अगर स्मॉल फैमिली है तो स्मॉल फैमिली को या मतलब किस तरीके से और क्या क्या चीजें अपनानी चाहिए जिससे पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हो जाए। तो इसमें क्या है कि मैरिजेबल एज जो है फॉर गर्ल के लिए जो मैरिजेबल एज है, अब मैं आपको बता दूं 18 ईयर्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। लेकिन अब इस 18 ईयर को क्या कर दिया है, 21 ईयर कर दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में भी आपके पास पुराना डाटा ही है, ठीक है। और 21 ईयर फॉर बॉयज, ठीक है। गर्ल के लिए तो फॉर ये वाला जो है ये फॉर गर्ल पहले 18 साल थी, अब 21 ईयर्स कर दी गई है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 18 ईयर्स उसमें दिया हुआ है, और जो बॉयज हैं उनमें भी 21 ईयर्स उनमें है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ज्यादा जल्दी उनकी शादी नहीं होगी, तो क्या होगा कि थोड़ा लेट अगर उनकी शादी होगी तो मतलब इससे पहले तो उनकी शादी हो ही नहीं सकती, ये है, ठीक है, कि वो इलीगल माना जाएगा। तो ये है कि तब तक जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो मेल और फीमेल में है, दोनों में वो वेल डेवलप्ड हो जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ क्या है कि मतलब तो ऐसा नहीं होगा कि वो अभी वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है और बेबी हो रहा है तो मदर की बॉडी को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे वो थोड़ी मतलब फुली मैच्योर वो इतने हो जाते हैं कि उनको ये पता है कि हाँ ज्यादा बेबी अगर होंगे तो हम उनको पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हमें कम बेबी ही हो तो ठीक है, ठीक है, ये चीज है। तो अब इसके साथ ही साथ फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ एक क्या चीज और अपनाई गई, तो यहाँ ये कहा जाता है कि स्मॉल फैमिली के लिए सबसे अच्छा है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कि कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज अगर करें तो वो ज्यादा सही है। तो उसमें मैं आपको कुछ बताती हूँ कि देखिए यहाँ हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज, मैं आपको ये बताती हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो एक तो वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी जो यूज कर रहा है उसके लिए वो फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी उसको वो नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए, ठीक है। दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव वो होनी चाहिए, यानी इतने बहुत ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, मतलब यूजर उसको ले ले। थर्ड है रीयूजेबल वो होनी चाहिए, ठीक है, रीयूजेबल होनी चाहिए, या रीयूजेबल या आप बोल सकते हैं इजिली डिस्पोजेबल, इजिली डिस्पोजेबल, या तो रीयूजेबल हो या इजिली डिस्पोजेबल हो। तो फीमेल्स के लिए कुछ जो ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव चीजें जो आती हैं वो रीयूजेबल होती हैं, मेल्स के लिए ज्यादातर डिस्पोजेबल हो सकती हैं, ठीक है, ऐसा। तो अभी हम बात करेंगे इन सब के बारे में, हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ये है लेस साइड इफेक्ट उसके होने चाहिए, लेस साइड इफेक्ट्स
और not interfere with sexual desire या ड्राइव। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, मतलब कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि पहले तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कुछ भी ऐसे डिवाइसेस या कोई भी ऐसी चीज आप यूज कर रहे हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। बर्थ कंट्रोल मेजर्स में हम इनको ले रहे हैं। तो ये कुछ क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की कुछ प्रॉपर्टीज ये होंगी। ठीक है, तो इसी में अगर हम बात करते हैं कि और मतलब ये हो गया एक इजीली अवेलेबल भी वो होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल। ठीक है, इजीली अवेलेबल भी होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं, तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे एक एक करके हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं, तो उसमें कौन कौन से टाइप के होते हैं। कल मैंने आपको लास्ट में जो मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपको क्या चीज बताई थी, जो इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने क्या चीज की थी कि जो ये है मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वो कौन कौन से टाइप के हैं। तो एक ऐसे जहां पे हम कुछ ही टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, यानी परमानेंट नहीं, सिर्फ टेम्पररी स्पेसिंग कर सकते हैं दो चिल्ड्रंस के बीच में। ठीक है, कुछ ही टाइम के लिए। और एक मैंने बताया था परमानेंट मेथड। तो परमानेंट मेथड में सिर्फ दो चीजें थी, स्टेरिलाइजेशन यानी सर्जरी, सर्जिकल मेथड्स यानी वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, एंड द सेकंड इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, बट अगर हम फर्स्ट वाले में बात करते हैं तो मैंने आपको नेचुरल मेथड बताया था, हमने केमिकल मेथड पढ़ा, बात की थी, हमने बैरियर मेथड की बात की थी। ठीक है, तो अभी हम इन्हीं की बात करेंगे और हार्मोनल मेथड की हमने बात की थी। ठीक है, तो अभी हम इन्हीं को ही करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। नेक्स्ट अब बात करते हैं देखिए फर्स्ट इज टेम्पररी स्पेसिंग मेथड। टेम्पररी स्पेसिंग मेथड पहला। टेम्पररी स्पेसिंग में हम बात करते हैं, सबसे पहले हम केमिकल मेथड की बात कर लेते हैं। केमिकल मेथड, ठीक है, तो केमिकल मेथड्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखिए यहां हम बात करते हैं, यहां हम क्या कर सकते हैं, ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं यानी जो किससे, ZnSO4 से मिलकर बनी हुई होंगी, KMnO4 से मिलकर बनी होंगी, लैक्टिक एसिड से मिलकर बनी होंगी, सिट्रिक एसिड से मिलकर बनी होंगी, बोरिक एसिड या इसी तरीके से। ये क्या काम करते हैं, ये स्पर्मिसाइडल होते हैं यानी दे एक्ट ऑन स्पर्म, और ये क्या करेंगे, उसको किल करने का काम करते हैं। किल कैसे करके करेंगे, ये स्पर्म से स्पर्म जो ऑक्सीजन का अपटेक करता है, क्योंकि वो सेल है उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वो ऑक्सीजन के अपटेक को रोक देगा। ठीक है, तो इसका जो मेथड होता है वो मेथड क्या होता है, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जो हम बात करते हैं, तो केमिकल्स विच एक्ट एज spermicidal agent are used। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से काम करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दे इनहिबिट द अपटेक ऑफ O2 by sperms so that sperms kill। तो हो गया ये स्पर्मिसाइडल, यानी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई वो है कि दे इनहिबिट द अपटेक ऑफ O2 बाय स्पर्म। और स्पर्म एक सेल है, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो वो मर जाएगा। ठीक है, अब इसके कंपोजिशन की मैं बात करती हूं। कंपोजिशन में ZnSO4 हो गया, KMnO4 हो गया, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो सकते हैं, मतलब ये इसके बोरिक एसिड भी मैंने आपको बताया था, तो बोरिक एसिड हो सकता है, वो भी आप लिख सकते हैं इसमें, बोरिक एसिड भी कर लीजिए चाहे तो। मतलब ये चीजें इसमें होती हैं, मैं आपको सबकी कंपोजिशन बताती रहूंगी कि जो हम अलग अलग चीजें जो यूज में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में यूज में आती हैं, तो वो उन सब में क्या क्या केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक है,
इसका आपको पता होना चाहिए कि केमिकल मेथड में हम किसकी बात करते हैं, स्पर्मिसाइडल चीजों की, एजेंट्स की बात करते हैं। तो स्पर्मिसाइडल एजेंट्स में फोम्स होते हैं, जेलीज होती हैं, क्रीम्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ये मैंने बताया आपको कि वो स्पर्म के अंदर ऑक्सीजन के अपटेक को रोक देता है, और इसके कंपोजिशन है ZnSO4, KMnO4, लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है, ये सब। तो इसीलिए स्पर्म को किल करता है, सो इट इज नोन एज स्पर्मिसाइडल एजेंट्स, ठीक है। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसी में ही एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं। तो आप या चलिए मैं एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, इसी में ही बता देती हूँ आपको। वेजिनल फोम एजेंट मतलब जो होगा, टुडे नाम से आता है, ठीक है, टुडे नाम से आता है। जो वेजिना में मतलब क्या होती है कि आप फोम का यूज कर सकते हैं वेजिना में, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। और या आप फोम्स या टैबलेट्स भी बोल सकते हैं, टैबलेट्स, ठीक है। जो वेजिनल टैबलेट्स होती हैं, जो फोम्स होते हैं, टुडे नाम से आती है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे क्रीम और जेलीज, निम 76, ठीक है। तो ये हो गई। मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई, मैंने आपको बताया कि केमिकल कंपोजिशन में, ये केमिकल मेथड्स में हम स्पर्मिसाइडल एजेंट्स का यूज कर सकते हैं। स्पर्मिसाइडल क्यों स्पर्मिसाइडल है, मतलब उन्होंने स्पर्म को क्यों मार दिया, क्योंकि स्पर्म के अंदर ऑक्सीजन का अपटेक ही नहीं करा है, तो स्पर्म मर जाएगा, ठीक है। इसमें कंपोजिशन होता है ZnSO4, KMnO4, लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स हो गए कि वेजिनल फोम्स आते हैं कुछ, या क्या आते हैं, स्प्रे या टैबलेट्स आती हैं जो टुडे नाम से आती हैं, और क्रीम्स और जेलीज जो आती हैं वो निम 76 से आती हैं, ठीक है। तो इतना हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे उसके बाद बैरियर मेथड, क्या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे बैरियर मेथड। देखिए आप लोग जो बैरियर क्या है, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो आप लोग प्लीज ऐसे टेंशन में मत आइएगा कि तब तक इससे नीट से पहले पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करूंगी किसी भी हाल में, चाहे हमें बाद में टाइम ज्यादा बढ़ाना पड़े, ठीक है। लेकिन आप प्लीज ऐसे स्ट्रेस में मत आइएगा, बस करते रहिए, जितना मैं बता रही हूँ आपको उतनी चीजें करते रहिए। जब जब वीडियो आ रही है, वीडियो देखते रहिए, नोट करते रहिए, उसका रिविजन करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में क्या किया जाता है, यहाँ पे कुछ डिवाइसेस हम बोल सकते हैं कि कुछ डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। तो यहाँ जो ओवम है और स्पर्म है उसको प्रिवेंट किया जाता है, उनकी मेटिंग को प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। तो प्रिवेंट द मेटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि बैरियर मेथड में कॉन्डोम्स की बात करेंगे। तो यूज्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो ये आप कुछ चीजें आप खुद भी लिख लीजिएगा। मेड ऑफ रबड़ लैटिक्स, ठीक है, रबड़ लैटिक्स से बनती हैं। दूसरा ये मतलब क्या किया जाता है, यूज टू कवर पेनिस इन मेल्स एंड सर्विक्स या वेजिना इन फीमेल्स। ये बात करिएगा कि दोनों एक चीज है, एक चीज नहीं है, इनमें से किसी एक के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन फीमेल्स। अब बात करते हैं इसके बाद कि यहाँ कौन कौन से मतलब इसके फायदे क्या हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ। निरोध करके आती है, निरोध, कॉमनली यूज्ड कॉन्डोम्स फॉर मेल, ठीक है, मेल के लिए यूज किए जाते हैं मोस्टली। अब यहाँ क्या होता है कि इसके साथ और भी है, एक रक्षक है, शेयर नाम से है, जो हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड में इंडिया में मतलब वो बनाए गए थे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ इसको। दूसरा हो गया शेयर और रक्षक, ठीक है, शेयर और रक्षक। फर्स्ट condom made by हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड में मैं ऐसे कर रही हूँ कि हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड थी, तो उन्होंने क्या किया था, या एलटीडी आप इसको कर लीजिए, एलटीडी,
ठीक है, लिमिटेड, इन्होंने इसको बनाया था सबसे पहले। अब इसमें कौन सी चीजें सही होती है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ कौन कौन सी चीजें थोड़ी मतलब ठीक होती हैं। तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो एक तो मतलब एडवांटेज क्या है इसके, एडवांटेज है यूजर फ्रेंडली ये है, जो हम बात कर ही रहे थे, यूजर फ्रेंडली है, प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड एड्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वैसे ये एड्स भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो इससे बचाने का काम करता है। और अगर हम बात करते हैं कि इसके अलावा और क्या है, तो यानी यहाँ सेल्फ इंसर्टेड सो गिव प्राइवेसी टू द यूजर, यूजर को प्राइवेसी दे देता है, ठीक है, क्योंकि सेल्फ इंसर्टेड है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स थे। अब बात करते हैं उसके बाद फीमेल्स में, ठीक है, तो ये हो गया इन फीमेल्स। फीमेल्स में हम क्या बात करेंगे, हाँ एक इसमें ये भी होता है कि इजीली क्या होता है, डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल भी ये होता है। फीमेल से बात करते हैं तो डायफ्राम, वोल्ट्स, सर्वाइकल कैप आर यूज्ड। क्या करते हैं, सेम वही चीज है कि कवर सर्वेक्स या वाजिना को कवर करेंगे, ठीक है। यहां क्या होता है कि दे आर रीयूजेबल, ये रीयूजेबल भी होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि इसमें ये क्या करते हैं, ये सर्वेक्स को हॉस्टाइल कर देते हैं, मतलब ये मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये करेंगे, तो दे प्रिवेंट या दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म। और दूसरा हम बात करेंगे कि ये क्या करते हैं, जो सर्वेक्स है मतलब ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म, इसको आप खुद भी लिख सकते हैं, ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म्स की एंट्री को ये ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। जो चीज आपको पता है भी, वैसे रीयूजेबल होता है। और इसके साथ एक चीज मैं आपको बता रही हूँ जो आपने खुद लिखनी है। देखिए क्या होता है, इनके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, लीकेज प्रॉब्लम। अब लीकेज प्रॉब्लम है कैसे कि कहीं पे अगर लीक है तो उसके वजह से क्या होगा, एंट्री ऑफ स्पर्म, लीड्स टू एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो लीकेज कहीं पे भी अगर है तो उसके वजह से क्या होगा, जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा और वहां फिर फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। लीकेज प्रॉब्लम कैसे, आप खुद लिख लीजिएगा, मेरे को शॉर्ट में लिखना पड़ रहा है, ठीक है, कि उसकी वजह से क्या होगा, लीड्स टू द एंट्री ऑफ स्पर्म। अब उसके बाद बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब इसमें आप एक और चीज और लिखेंगे कि टू इम्प्रूव द ये कॉन्ट्रासेप्शन का को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे इसके साथ ही क्या किया जा सकता है, क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स आर आल्सो यूज्ड, ठीक है, अलॉन्ग विद दीज बैरियर मेथड्स, अलॉन्ग विद दीज बैरियर्स। ये हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं, यहाँ हमने ये चीज देख ली कि हमने दो मेथड्स की यहाँ पे बात कर ली है, ठीक है। तो वो दो मेथड्स हमने कौन कौन सी बात कर ली है, एक हमने बैरियर मेथड और एक केमिकल मेथड। नाउ IUCDs यानी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। अब मतलब क्या है, यानी इंसर्ट इनटू यूट्रस, ठीक है, समझ आ रहा है। इंट्रा यूट्राइन का मतलब क्या है, यूट्रस के अंदर इन डिवाइसेस को फिट किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो सकते हैं, ये कॉपर रिलीजिंग हो सकते हैं, ये कॉपर को रिलीज करने वाले हो सकते हैं, ये कुछ नॉन स्टेरॉइडल भी आप बोल सकते हैं कि ये वो भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये हार्मोनल भी हो सकते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम Ag किसका क्या बोलते हैं, सिल्वर इज यूज्ड, बट नाउ Cu यानी कॉपर इज यूज्ड फॉर दिस
दिस का मतलब क्या है कि इंट्रायूट्राइन में इंसर्ट करने के लिए अब इसको यूज किया जाता है। तो कॉपर का मैं आपको बता देती हूँ कि कॉपर किस तरीके से काम करता है। जो कॉपर है ये क्या करता है, डिक्रीज स्पर्म मोबिलिटी। ठीक है, क्या होता है मैं आपको बताऊंगी अभी। कॉपर टी होता है इस तरीके से टी शेप का और ऐसे ऐसे, तो यहाँ से कॉपर आयन रिलीज होते हैं। इनको फीमेल यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है बाय द यूज ऑफ ट्रेन्ड नर्स या डॉक्टर से। ठीक है, ये चीज है, ये आप खुद लिख लेंगे, खुद लिखेंगे आप इसको। ठीक है, मतलब सेल्फ इंसर्टेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ये कि प्राइवेसी नहीं रहती। ठीक है, दूसरा क्या है, ये कॉपर रिलीज करेगा और जैसे ही फीमेल यूट्रस में स्पर्म एंटर करेगा तो ये स्पर्म की एंट्री को क्या करेगा, ये डिक्रीज कर देगा स्पर्म की मोबिलिटी को। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। मोबिलिटी बोल सकते हैं आप और मोर्टेलिटी बोल सकते हैं आप, को डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स की हम बात कर लेंगे कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यानी ये आपको याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी इसकी डिक्रीज होगी किसकी वजह से, कॉपर की क्या क्या काम है। तो डिक्रीज स्पर्म मोबिलिटी और मोर्टेलिटी, और डिक्रीज स्पर्म कैपेसिटी टू फर्टिलाइज एग, टू फर्टिलाइज एग को फर्टिलाइज करने की जो कैपेसिटी होती है उसको भी ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। यानी कैपेसिटेशन, मैंने आपको बताया था टर्म कैपेसिटेशन, तो वही। ठीक है, तो उसको क्या करेगा, ये डिक्रीज कर देगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनमें एग्जांपल्स की बात करते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में कि एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। ये याद रखिएगा कि कॉपर क्या काम करता है। इसलिए कॉपर टी मतलब कॉपर टी हो गया, मल्टी लोडेड 375 हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, कॉपर Cu7 हो गया। तो इन सबको इसीलिए क्या किया जाता है, इन सबको इसीलिए यूज किया जाएगा। तो अब यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड IUCDs। ठीक है, तीन कैटेगरी मतलब हम इसको ले सकते हैं। दूसरा Cu रिलीजिंग यानी कॉपर रिलीजिंग। ठीक है, और थर्ड हम क्या बात कर सकते हैं, यानी हार्मोनल रिलीजिंग आप बोल सकते हैं कि हार्मोन को रिलीज करने वाली। तो हार्मोनल रिलीजिंग में तो आप वो ले सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन अलोन, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन या इन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, आप दोनों इनको ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड में, तो लिप्स लूप कर क्या आती है, कॉपर रिलीजिंग IUCDs में बात करते हैं Cu7, कॉपर टी, मल्टी लोडेड 375, तीनों का काम क्या है, कॉपर। ठीक है, तो कॉपर क्या करेगा, वही काम जो मैंने आपको बोला कि स्पर्म की फर्टिलिटी को कम कर देगा, फर्टिलिटी की कैपेसिटी को कम कर देगा, दूसरा उसकी मोबिलिटी को कम कर देगा। ठीक है, इस तरीके से। हार्मोन्स में अगर हम बात करते हैं, हार्मोन रिलीजिंग में बात करते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन या LNG20 हम इसमें लेते हैं। ठीक है, प्रोजेस्ट्रासर्ट बोलते हैं उसको, प्रोजेस्ट्रासर्ट या LNG20। ठीक है, ये हो गई हार्मोन रिलीजिंग में। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन है आप उसको भी ले सकते हैं, या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है, अब कॉपर का क्या काम होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छी तरीके से। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो मैकेनिज्म में ये क्या काम करता है, इन सबका मैकेनिज्म, इंक्रीज स्पर्म फैगोसाइटोसिस, स्पर्म को खा जाते हैं, ये खा जाते हैं मतलब निगल जाते हैं, खत्म कर देते हैं मतलब उसको। ठीक है, ये Cu की अगर बात करते हैं तो Cu को मैंने आपको अभी बता दिया क्या करेगा, वो डिक्रीज स्पर्म मोर्टेलिटी और वो सब आपको पता है। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं लिख रही हूँ, मोर्टेलिटी और कैपेसिटी टू फर्टिलाइज वो सब हो गया। तो ये मैकेनिज्म में अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये होगा। और हार्मोन रिलीजिंग की लेकिन अगर मैं बात करती हूँ तो हार्मोन रिलीजिंग में थोड़ी सी ये दिक्कत होती है कि इसकी वजह से कभी कभी फीमेल की बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसका डिसएडवांटेज आप ले सकते हैं ये कि जो हार्मोन रिलीजिंग IUCDs हैं ये क्या करती हैं, यूट्रस को अनसुटेबल कर देती हैं। तो अनसुटेबल करती हैं फॉर इम्प्लांटेशन के लिए तो करती है, लेकिन कभी कभी इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो जाती है फीमेल्स में। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखिए Cu वाली की मैंने बात बता दी, इसकी मैंने बात बता दी कि किस तरीके से काम करेगा लिप्स लूप। इस वाले की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, makes the uterus
suitable for implantation। इम्प्लांटेशन के लिए क्या करेगा, मतलब इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है कि वहां पे फर्टिलाइजेशन अगर होता भी है तो उसके बाद जो फर्टिलाइज बेबी बनने लगा है जिस एग से, तो वो क्या नहीं होगा, वो वहां पे यूट्रस नाम के अटैच ही नहीं हो पाएगा। इसने क्या किया, इसने जो सर्वैक्स का म्यूकस वगैरह है उसको थिक कर दिया इसने, और ऐसा बना दिया इसने, उस एनवायरनमेंट को इस तरीके से बना दिया कि वहां पे बेबी सर्वाइव नहीं कर सकता। वहां पे जो क्या है, मोरुला है, ब्लास्टुला है, तो ब्लास्टुला आके इम्प्लांट ही नहीं करेगा। अगर इम्प्लांट नहीं करेगा तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि उसका नेचुरल अबॉर्शन हो जाए। ठीक है, तो यानी मतलब हम ये बोल सकते हैं कि चाहे कुछ भी हुआ, बस ये है कि फर्टिलाइजेशन इसने नहीं करवाया, यानी इसकी वजह से प्रेगनेंसी तो क्या हो गई है, चेक हो गई है। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है किसका, कॉन्ट्रासेप्शन का। ये वाला भी है, तो आप इसको लिख लीजिएगा खुद ही कि मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ये भी है। लेकिन अगर इसी के साथ साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हार्मोनल मेथड, तो हार्मोनल मेथड को भी बहुत लोग अपनाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हार्मोनल मेथड्स में ज्यादातर कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो इसमें ज्यादा जैसे ओरल पिल्स की बात करते हैं तो ओरल पिल्स ज्यादा आती हैं, तो उसको भी बहुत ज्यादा लोग अपनाते हैं। ठीक है, ओरल पिल्स हो गई या ये इंजेक्टेबल्स होती हैं, इंजेक्टेबल्स, और ये आप बोल सकते हैं कुछ मतलब इम्प्लांट्स आते हैं, तो उनको कर सकते हैं अंडर द स्किन, उनको इम्प्लांट कर दिया जाता है। हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीनों का आपको पता चल गया है, ये फैगोसाइटोसिस कराएगा, ये स्पर्म को क्या करेगा, चलने नहीं देगा और उसकी फर्टिलिटी को कम करेगा, और हार्मोनल वाला क्या करेगा, तो ये यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है, जिसकी वजह से वहां पे इम्प्लांटेशन ना हो पाए। ठीक है, तो ये काम करेगा। नेक्स्ट अगर उसके बाद हम बात करते हैं हार्मोनल मेथड, हार्मोनल मेथड। ठीक है, हार्मोनल मेथड में मैंने आपको बताया प्रोजेस्टेरॉन अलोन एंड प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जो भी हार्मोनल मेथड जो है, तो यहाँ मतलब ये कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव इसको कहा जाता है, बट ऑलमोस्ट लिख रहे हैं, ठीक है, नॉट ऑलवेज, ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव इसको कहा जाता है। बट क्या है, देखिए कॉन्ट्रासेप्शन में तो ठीक है, बट ये फीमेल की बॉडी में कुछ चेंजेस ले आते हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है फीमेल की बॉडी में। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्यों है कि हम इतने डिफरेंट मेथड्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबके कोई ना कोई डिसएडवांटेज है, सबके कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको किसमें बताया, बैरियर मेथड में बताया कि लीकेज वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, वो मैंने आपको बताया। आईयूसीडीज में सब लोग आईयूसीडीज, कभी कभी ये होता है कि जो इंट्रा यूट्रस, अब आईयूसीडीज एक ऐसा मेथड है जिसको मेल यूज नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, मेल इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि यूट्रस तो हमें होता नहीं है, तो आप कहाँ आईयूसीडीज को फिट किया जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ क्या होता है कि इसमें हम ये कह सकते हैं, मतलब इसके जो डिसएडवांटेज हैं, कभी कभी ये होता है जैसे कॉपर टी की अगर बात करते हैं, तो वो अगर फीमेल यूट्रस में इंसर्ट कर दी गई है, तो कभी कभी मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ वो बॉडी से बाहर आ जाती है और फीमेल को पता ही नहीं चलता। अब अगर उसके बाद क्वार्टिस या पॉपुलेशन या मीटिंग हुई है, तो फीमेल कंसीव कर सकती है, उसके चांसेस ऑफ कंसीविंग थोड़े हाई हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़े हाई क्यों बोल रही हूँ, ये अभी मैं आपको बता रही हूँ क्यों हमेशा हाई नहीं होंगे। तो ये अभी हम पीरियडिक एब्स्टिनेंस की बात करेंगे, ठीक है, जो कि नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, तो उसमें हम आराम से इसको मतलब ढंग से पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ हम बात कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो इंक्लूड ओरल पिल्स, इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट। ठीक है, ये चीज समझने वाली है जो आपको याद रखनी ही है। ओरल पिल्स मैंने कहा, मैंने इंजेक्शंस कहा, मैंने इम्प्लांट कहा, यानी तीनों के तीनों किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर। अब हम बात करते हैं फीमेल ओरल पिल्स की। फीमेल ओरल पिल्स जो मतलब दवाइयाँ जो फीमेल खाती है, किस चीज के लिए, ताकि वो कंसीव ना कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ वो खाएगी, तो यहाँ हम बात करते हैं, कुछ होती हैं जो डेली बेसिस में खानी पड़ती हैं, कुछ होती हैं जो वीकली खानी पड़ती हैं, और कुछ होती है जो मंथली खानी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे, मतलब तीनों में आपको कैटेगरी बताती हूँ। जैसे हम बात करते हैं, अगर हम माला एन या माला डी की बात करते हैं, डेली,
ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, देखिए आप इसको खुद लिख लीजिएगा कि डेली उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं सहेली, ये वीकली पिल है, वीकली पिल मतलब वीकली इसको लेना है। ठीक है, सहेली में मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ, डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट ऑफ CDRI लखनऊ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDRI? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इसको बनाया था, और इसको इसीलिए बनाया था उन्होंने ताकि कॉन्ट्रासेप्शन किस तरीके से किया जाए, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के तौर पे मतलब इसको किया था, और ये सही भी था, मतलब इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम थे और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज की थी। ठीक है, तो सही को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इंडिया में जो फीमेल्स हैं वो इसको बहुत ज्यादा यूज करती हैं, तो लेस साइड इफेक्ट इसके होंगे और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू इसकी होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यानी ये जो है माला डी और माला एन जो है इसको डेली खाया जाता है, और इसी में ही क्या होता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जनरेट होती है, या प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि फीमेल्स में बहुत ज्यादा जो हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उससे ज्यादा सेफ ऐसे इसे माना गया है, क्योंकि लिखा भी है कि लेस साइड इफेक्ट इसमें होते हैं। अब इसके साथ ही साथ क्या होता है कि कुछ ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ मंथ में क्या करना है, 1 टाइम लिया जाता है, तो क्विनस्ट्रॉल करके आता है वो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। वैसे याद रखिएगा हार्मोनल वाले में क्या आते हैं, या तो प्रोजेस्टेरॉन ही प्रोजेस्टेरॉन, या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में होगा। और यहाँ हम क्या बात करते हैं, इंक्लूड ओरल पिल्स, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स इसमें आते हैं। अभी मैं आपको इसका मोड ऑफ एक्शन बताऊंगी। ठीक है, क्विनस्ट्रॉल ये है मंथली, ठीक है, मंथली ओरल पिल, इसको मंथ में लिया जाता है। ठीक है, तो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, लेकिन सहेली को सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है मतलब। ठीक है, अब उसके बाद जैसे अगर हम इसका, मैं आपको ये बता देती हूँ कि किस तरीके से इसको लिया जाता है मतलब। ठीक है, तो यहाँ क्या है, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मतलब 21 डेज का पीरियड इसका होता है, ये कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चल रही है तो उसको कंप्लीट होने के मतलब 7 डेज के बाद इसको लेना शुरू करो, जब तक नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तब तक। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज। ठीक है, कहाँ, ये नहीं बोल रही हूँ मैं इस वाले में बात कर रही हूँ, टेकन डेली अबाउट द पीरियड ऑफ 21 डेज। कौन सा, ये वाली मैं बता रही हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी इस चीज को बताती है, बट एनसीईआरटी ये बिल्कुल भी मतलब उसमें ये सारी तीनों कैटेगरी नहीं दी गई है, तो मैंने आपको कैटेगरी वाइज बता दिया है कि ये भी है, क्योंकि एनसीईआरटी इसको नहीं बताती है। तो वो जिसके बारे में यहाँ पे बात कर रही है वो इसके बारे में बात कर रही है। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी जो बात कर रही है वो डेली वाले की बात कर रही है कि इसको अबाउट 21 डेज के पीरियड तक लेना है, और स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो मतलब क्या है कि मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आज कंप्लीट हुई है तो उसके बाद आपको 5 डेज के बाद मतलब। ठीक है, स्टार्टेड विद इन द 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, बट किसकी बात कर रहे हैं, वो इसकी बात कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अब मैंने आपको ये चीज बता दी है, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, यहाँ मैं बोली वीकली पिल है, अब वीकली पिल है तो हम फिर क्यों मतलब इस तरीके से कि 7 डेज के बाद या जो भी है मतलब ऐसे लेंगे, तो इसको भी इसी तरीके से। लेकिन ये वाले के लिए वो ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है एनसीईआरटी, वो डेली वाले के पे फोकस कर रही है, डेली या वीकली वाले पे। ठीक है, मंथली वाले पे वो फोकस नहीं कर रही है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, वैसे अगर कंपोजिशन की ही मैं इसमें बात करती हूँ तो इसमें हम बोलेंगे इथाइनिल एस्ट्रोडिल इसमें आता है। ठीक है, तो वो इसका क्या है कंपोजिशन, मतलब इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। तो आज मैं एक काम करते हैं हम लोग कि जो क्या है टेम्पररी वाले जो मेथड्स हैं उनको हम कर लेते हैं, फिर आपका लगभग एक लेक्चर शायद कि हाँ एक लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मैकेनिज्म की बात बताती हूँ, इन सब के मैकेनिज्म की बात बताती हूँ। देखिए मैंने आपको बोला प्रोजेस्टेरॉन पे काम करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर बढ़ा हुआ होगा तो क्या होगा, गोनाडोट्रोपिन जो होता है, याद होगा अगर मैंने आपको बताया बेटा, अभी बताती हूँ दोबारा, प्रिवेंट ओवल्यूशन, प्रिवेंट ओवुलेशन, ओवुलेशन को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, अब कैसे प्रिवेंट करेगा,
देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, मैं इस तरीके से शॉर्ट में बता रही हूँ, हाइपोथैलेमस है, GnRH, पिट्यूटरी में गया, देन FSH LH सीक्रेट हुआ, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन्होंने फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जब ये सारी चीजें हो रही हैं उसके बाद हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, कब, जब जैसे प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, ठीक है, ये सब चीजें आपको पता है। अब अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पहले से ही बड़ा होगा तो क्या होगा, वो एक नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, GnRH को, जिसकी वजह से GnRH ये सारी चीजें रोक देगा, ये रोकेगा तो ओवुलेशन ही नहीं होगा, नो ओवुलेशन, ठीक है, समझ आया। यानी प्रिवेंट ओवुलेशन, प्रिवेंट ओवुलेशन किस तरीके से उसने प्रिवेंट किया, तो यहाँ हम क्या बोलते हैं कि जो GnRH है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये ब्लॉक करता है, ब्लॉकिंग द पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है, तो पिट्यूटरी के सीक्रेशन को ये ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक पिट्यूटरी सीक्रेशन, ठीक है, ब्लॉक पिट्यूटरी सीक्रेशन ड्यू टू द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। समझ आ रहा है। जब मैंने आपको क्या बोला कि ये जो होते हैं, ये हार्मोन रिलीजिंग वाले जो होते हैं, इनमें प्रोजेस्टेरॉन यूज किया जाता है। अब प्रोजेस्टेरॉन पहले से ही बॉडी में अगर ज्यादा है तो वो क्या करेगा, जैसे देखिए आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे लेकिन, ठीक है, कि जैसे मतलब हम ये कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे ओवुलेशन नहीं होता, मदर की बॉडी से एग रिलीज नहीं होता, ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है, उसने क्या किया, वो ब्लॉक कर देता है GnRH को, वो पिट्यूटरी को कहता है कि ठीक है GnRH ने तुमको जो भी काम करवाना है, FSH और LH को सीक्रेट करवाना है, तुम वो मत करो, ठीक है, 9 मंथ तक तुम ये काम मत करो। उसके बाद भी बल्कि कुछ टाइम तक नहीं होता, वो इंटेंस प्रोलैक्टिन की सीक्रेशन की वजह से नहीं होता, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, ठीक है। तो ये नहीं हुआ जिसकी वजह से ओवुलेशन भी नहीं होता, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ओवुलेशन भी नहीं होता। अब यही चीज, यही कॉन्सेप्ट ये कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी अपनाएगा, मतलब अगर कोई ऐसी पिल खाई जा रही है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है तो प्रोजेस्टेरॉन यही काम करेगा जिसकी वजह से ओवुलेशन होगा ही नहीं, मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा ही नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं आप कि जो ओवरी है, ओवरी से एग रिलीज होगा ही नहीं। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। प्लीज अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आता तो कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको फिर दोबारा से इस चीज को समझा दूंगी, ठीक है। तो आई थिंक इतना सबको क्लियर हो गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो ये क्या करता है, ये जो सर्वेक्स होता है उसको थिक बना देता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म है वो एंटर नहीं कर पाता। तो यहाँ ये भी लिख लीजिएगा कि दीज मेक्स द सर्वेक्स थिक, या सर्वेक्स का जो म्यूकस होता है उसको ये थिक कर देता है, ये भी लिख लीजिएगा इसमें, ठीक है। अब उसमें ही हम बात करते हैं यहाँ कि पिल्स की हम बात करते हैं, हमने मेल पिल्स, हमने फीमेल पिल्स की बात कर दी, अब हम मेल पिल्स की बात करेंगे। फीमेल पिल्स में हमने किस किस की बात की, माला N, माला D जो रोज रोज वाली होती हैं, सहेली जो हफ्ते में एक बार होती है, और क्विनेस्ट्रॉल जो महीने में एक बार वाली होती है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे मेल में, इन मेल oral pill गॉसिपॉल, आप समझिए, मेड फ्रॉम कॉटन सीड, ठीक है, गॉसी इसीलिए बोला है कॉटन की वजह से। अब इसका साइड इफेक्ट क्या था, डिसएडवांटेज, परमानेंटली स्टॉप स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स, मेल्स में ही परमानेंट स्टॉपेज कर देता है, अगर बहुत ज्यादा इसको यूज कर लिया तो ये क्या करेगा, परमानेंट स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टॉप कर लेगा, ठीक है, यहाँ ये करेगा। अब ये तो गलत बात है, अगर ये ऐसा ही करने लग गया तो ये तो फिर गलत बात हो गई। तो अब यहाँ पे क्या किया जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का यूज किया जाता है। अब तो चाइना ने क्या किया, नाउ चाइना डेवलप oral pills for males having progesterone, ठीक है। तो क्या करें, क्या किया, मतलब आप ये मैं समझ गए हैं कि प्रोजेस्टेरॉन मेल्स और फीमेल्स दोनों ओरल पिल्स में यूज किया जाता है। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि प्रोजेस्टेरॉन को अकेले यूज करें या तो
उसको क्या किया जा सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन के साथ यूज किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको क्विनिस्टेरॉल बताया, तो क्विनिस्टेरॉल में मतलब ईस्ट्रोजन की बात की गई होगी, ठीक है। ये तो मेल्स में जो ओरल पिल्स यूज की जाती है वो गॉसिकॉल होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें एक दो चीजें मैं आपको और बताती हूँ। इम्प्लांट की बात और इंजेक्टेबल्स की बात हम करते हैं कि इंजेक्शंस और इम्प्लांट की बात कि इंजेक्शंस हम क्या करते हैं, तो DMPA होता है इंजेक्शंस में जिसको यूज करेंगे, और इम्प्लांट होता है जिसको स्किन के अंदर क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। DMPA और इम्प्लांट्स। तो इम्प्लांट्स का मैं आपको बताती हूँ, स्किन है, स्किन में क्या किया जाता है, कहीं भी स्किन में, कहीं से भी स्किन के अंडर में इसको इंसर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो नॉर प्लांट के नाम से वैसे ज्यादा ये यूज किए जाते हैं, या सबक्यूटेनस इंजेक्शंस भी इनको कहा जाता है। तो नॉर प्लांट या सबक्यूटेनस, सबक्यूटेनस क्यों कह रहे हैं, इंजेक्शंस। सबक्यूटेनस मतलब बिलो द स्किन, सबक्यूटेनस मींस बिलो दी स्किन, स्किन के अंडर कहीं पे भी इसको डाल दिया जाता है। छोटे छोटे इंजेक्शन टाइप के मतलब ये हैं, तो इनको वहां पे डाल दिया जाता है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, तो ये कर देते हैं हाई एस्ट्रोजन के लेवल को, मतलब इंक्रीज या हैविंग हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। फिर दोबारा भाई हर जगह प्रोजेस्टेरॉन ही काम कर रहा है, ठीक है। तो फीमेल्स की बॉडी में जैसे डाल देंगे तो ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को जहां इसने बढ़ा दिया तो वहां अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की है कि ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन को, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पिट्यूटरी है वो पिट्यूटरी क्या नहीं करेगी, FSH और LH को सीक्रेट नहीं करेगी, जिसकी वजह से फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होंगे और ओवुलेशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो यानी हम ये कह रहे हैं कि ये ओवुलेशन को ही रोक देती है, ये जो है ये ओवुलेशन को ही क्या करेगी, रोक देगी। तो प्रोजेस्टेरॉन के ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ एक्शन क्या होता है, तो एक्शन आप ये कह सकते हैं सिमिलर टू पिल्स। इनका एक्शन क्या सिमिलर टू पिल्स नहीं है, मैकेनिज्म की बात करते हैं, सिमिलर टू पिल्स। अभी मैंने पिल्स में आपको क्या बताया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है, GnRH को रोक देता है, आगे ओवुलेशन ही नहीं होगा। यहाँ भी तो यही काम हो रहा है, जहाँ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगी यानी मैकेनिज्म सिमिलर टू पिल्स, पिल्स के जैसे ही इसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है। इफेक्टिव पीरियड बस इसका थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो इसके क्या फायदे हैं, एडवांटेज की बात करते हैं, यानी पिल्स से ज्यादा एडवांटेज इनके हैं, एडवांटेज हाई इफेक्टिव पीरियड। हाई इफेक्टिव पीरियड का मतलब क्या है, जैसे इसको डाल दिया, जैसे पिल्स का है तो पिल्स का मंथली पिल जो है वो एक ही मंथ तक काम करेगी, वीकली पिल जो है वो एक वीक तक काम करेगी, ठीक है, डेली पिल जो है वो एक ही दिन तक काम करेगी। इस तरीके से यहाँ तो जब हमने इंजेक्शन और इम्प्लांट कर दिया है तो वो 2-3 महीने जो भी है, मतलब पिल्स से तो ज्यादा ये काम करने वाली है, ठीक है। तो ये इसके फायदे हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और यहाँ पे एक आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्प्लांट में याद रखिएगा नॉर प्लांट है और इंजेक्शन में DMPA है, ठीक है। अब बात करते हैं, बस ये याद रखिएगा इम्प्लांट को सबक्यूटेनियस यानी बिलो द स्किन इसको डाला जाता है, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इनमें होता है, ठीक है। तो हार्मोनल के अंदर आते हैं तीनों के तीनों, ओरल पिल्स, नेक्स्ट इज क्या हो गया ये इंजेक्शन, एंड द थर्ड इज इम्प्लांट्स, ठीक है। अब उसके बाद एक हम बात करेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये हम क्या करते हैं, टेकन विद इन 72 hours of क्वार्टिस या पॉपुलेशन या मीटिंग, ठीक है। 72 hours के अंदर अंदर लेना होता है। ज्यादातर ये किस केस में लेते हैं, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं टू अवॉइड द प्रेगनेंसी ड्यू टू जैसे रेप की अगर हम बात कर रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं कि कोई भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर हो गया है, तो अगर वहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि प्रेगनेंसी को रोका जाए, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये किसके अंदर आते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर ये आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया है, मतलब ये आपको याद रखना 72 hours के अंदर अंदर मतलब इसको लिया जाता है। तो जैसे अनवांटेड 72 का कहते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं, अनवांटेड 72
करके आती है, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ तक हमने किस किस चीज़ की बात कर ली, ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं अभी तक। हमने बात कर ली हार्मोनल मेथड की, हमने बात कर ली बैरियर मेथड की, हमने बात कर ली है सबसे पहले आपका ये हार्मोनल हो गया आपका, और ये हो गया और बैरियर मेथड हो गया, ठीक है। तो अब उसके बाद बात करते हैं जो टेम्पररी वाले में हम बात करेंगे नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड के 2-3 तरीके होते हैं। नेचुरल मेथड, देखिए नेचुरल मेथड में हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम पीरियडिक एब्स्टिनेंस की बात करते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ, या आप इसको रिदम एब्स्टिनेंस मेथड भी कह सकते हैं, पीरियडिक या रिदम एब्स्टिनेंस मेथड, ठीक है। यहाँ समझिए, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, ठीक है। बस आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं बहुत डिटेलिंग में आपको बताऊँ और आप बहुत डिटेलिंग में समझते रहें। अब आपको क्या करना है, क्रैश कोर्स के जैसे हमें ये फटाफट कंप्लीट करना है। तो इसमें मैं आपको ये बता देती हूँ, यहाँ हम क्या बात करते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके बाद हम 14 डेज यानी 10, 14, 17 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि यानी यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ये जो स्टार्ट हुआ है 1 से, ठीक है, तो ये वाला जो टाइम है इसको हम सेफ पीरियड कहते हैं, ठीक है। जो ये वाला टाइम है इसको हम मोस्ट फर्टाइल पीरियड कहते हैं, यानी और दूसरा इसके बाद जितना भी है सेफ, इसको मोस्ट फर्टाइल या अनसेफ पीरियड भी कहते हैं। मतलब किसी फीमेल की बॉडी में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आज कंप्लीट हुई है तो कल से अगर हम 1, 2, 3, 4 डेज जो भी लगा रहे हैं तो 10 डेज जो हैं 10 डेज तक ज़्यादातर केसेस में 10 डेज तक कोई भी फर्टिलाइजेशन के चांसेस ऑलमोस्ट निल ही होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है उसके बाद 14 डेज में क्योंकि ओवुलेशन हो जाता है, अब सारी फीमेल्स में ऐसा नहीं होता, इसीलिए इसको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं माना जाता क्योंकि सारी फीमेल्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज पता है कि क्या होता है, जो 14 डेज है उसमें क्या होता है, ओवुलेशन होगा, यानी ओवरी से एग रिलीज हो जाएगा। अब जब वो रिलीज होगा तो वहां पे क्या होगा, 1-2 डेज जो भी है वहां पे वो क्या करेगा, फैलोपियन ट्यूब में रहेगा और वहीं पे ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये इतने टाइम जो होता है ये अनसेफ पीरियड होता है। इसके बाद अगर हम फिर बात करते हैं कि अगर इसके बाद एग को कुछ और टाइम हो गया तो फिर स्पर्म उसको मिलता भी है तो वो उसके साथ फर्टिलाइजेशन शो नहीं करता, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो 10 से लेके 17 डेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उनको हम फर्टाइल पीरियड कह सकते हैं। 14 to 17 बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम 10 to 17 बोल सकते हैं ज्यादा, लेकिन 14 to 17 होता है। बट क्योंकि आप बुक्स में भी देखेंगे तो आपको कहीं पे 10 से फ्लक्चुएशन मिलेगा, तो मैं आपको एग्जैक्टली यही बता देती हूँ, 10 के बाद 17 तक अनसेफ पीरियड ही ज्यादा माना जाता है। यहाँ के हम अगर फर्स्ट 7 डेज और यहाँ लास्ट 7 डेज लें तो वो तो बिल्कुल ही सेफ पीरियड है, बिल्कुल सेफ, ठीक है। बट यहाँ हम बात करते हैं पीरियडिक एब्स्टिनेंस में क्या है, तो अगर किसी फीमेल को ये पता है कि कब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हुई है, उसके बाद वो डेज काउंट कर रही है, तो अगर वो 1 से लेकर 10 डेज तक अगर पॉपुलेशन होता है या 7 डेज तक पॉपुलेशन होता है तो मोस्ट क्या है वो सेफ पीरियड है कि वहां पे मतलब उसको प्रेगनेंसी के चांसेस होंगे ही नहीं। लेकिन अगर उसके बाद हम बात करते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि 7 डेज के बाद ये कहते हैं, वैसे ऐसा नहीं होता बट बहुत सारी फीमेल्स में क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर चलती हैं इस वजह से ये कहा जाता है कि 7 डेज के बाद 8 डेज से मतलब क्या होता है 8 से और 17 डेज तक ज्यादा रिस्क पीरियड है, या 17 भी नहीं इससे भी ज्यादा 21 डेज तक कहा जाता है वैसे, ठीक है कि ऐसे। लेकिन वैसे ऐसा होता नहीं है, आपको बुक्स में जो मिलेगा वो बुक्स में आपको कितना मिलेगा 14 to 17 ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे मतलब क्या नहीं करना, अनवांटेड जो मतलब या आप बोल सकते हैं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना है, ठीक है। और क्या होगा तो क्या नहीं होगा, जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट नील होंगे। तो पीरियडिक एब्स्टिनेंस या रिदम एब्स्टिनेंस मेथड में यही होता है। नेक्स्ट अगर इसके बाद बात करते हैं लैक्टेशन अमेनोरिया और एक कॉर्टिस इंटरेक्टस, ठीक है। तो सेकंड हम बात करते हैं लैक्टेशनल अमेनोरिया।
ये तो आप लोगों ने 12th में जब फिजिकल में भी पढ़ा होगा, फीमेल एथलीट ट्रेड, उसमें भी आपने ये चीज़ पढ़ी होंगी कि लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एमेनोरियाज आपने पढ़े होंगे। यहाँ पे क्या होता है, स्टॉपेज ऑफ ओवुलेशन ड्यूरिंग द इंटेंस लैक्टेशन या ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर पार्चुरेशन या डिलीवरी के बाद अगर कोई फीमेल जो मदर है वो इंटेंस लैक्टेशन या ब्रेस्ट फीडिंग ठीक तरीके से बेबी को करवा रही हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, परमानेंट स्टॉपेज हो जाता है ओवुलेशन का, ड्यू टू इंक्रीज प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। क्योंकि क्या होता है, उस टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होता है, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे परमानेंट वो क्या होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए टेम्पररी स्टॉपेज हो जाता है ओवुलेशन का। यानी इसका जो बिल्कुल एग्जैक्ट वो है अराउंड 6 मंथ आफ्टर पार्चुरेशन के मतलब डिलीवरी के बाद 6 मंथ तक तो मदर के पास कोई चांसेस ही नहीं है कि वो कंसीव कर जाए, बट 6 मंथ के बाद उनके पास चांसेस होते हैं। किसी किसी फीमेल में तो ये 1 ईयर्स 1.5 ईयर्स एंड 2 ईयर्स तक भी हो सकता है। बट ये है कि क्योंकि हमने वही है कि हम अप्रॉक्स में लेते हैं, सारी फीमेल्स को साथ में लेकर लेते हैं, तो यहाँ पे ये है कि जो मोस्ट सेफ पीरियड होता है वो 6 मंथ तक है। कि अगर बच्चे की फर्स्ट या जो भी डिलीवरी है उसके अगर 6 मंथ के मतलब उसके बाद अगर 6 मंथ तक कोई भी फीमेल है अगर वो पॉपुलेशन करती हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑलमोस्ट निल, अराउंड कितना 6 मंथ तक ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी अगर हम बात करते हैं कि डिसएडवांटेज की इसमें बात करते हैं, एडवांटेज तो पता है ही आपको, डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो यहाँ हम बात करेंगे चांसेस ऑफ फेलियर इज हाई, चांसेस ऑफ फेलियर इज वेरी हाई, क्योंकि सारी फीमेल्स में अलग अलग है बॉडी, ठीक है। बॉडी में जो भी चीजें चल रही हैं वो सब में अलग अलग हैं, तो यहाँ पे चांसेस फेलियर के ज्यादा होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज जल्दी से। इतना आपको समझ में आ गया, लैक्टेशन मतलब मिल्क फीडिंग जब करवा रहे हैं, अमेनोरिया मतलब स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या स्टॉपेज ऑफ ओवुलेशन, ठीक है, इंटेंस लैक्टेशन की वजह से होता है और ड्यू टू इंक्रीज प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होता है। यहाँ प्रोजेस्टेरोन नहीं है, यहाँ प्रोलैक्टिन हार्मोन है, क्योंकि मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन ही क्या है, लैक्टेशनल हार्मोन क्या है, प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन भी है बट प्रोलैक्टिन ज्यादा काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसी में ही, तो विड्रॉवल और कॉर्टेस इंटरप्टस की बात करेंगे। विड्रॉवल या कॉर्टेस इंटरप्टस, ठीक है, इसमें मैं आपको समझा ही रही हूँ कि क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हम ये बोलेंगे कि जो मेल होता है उन्हें ये पता चल जाता है कि इंसेमिनेशन किस टाइम पे हो रहा है, तो यानी यहाँ क्या किया जाएगा, विड्रॉ कर लिया जाएगा, विड्रॉवल ऑफ पेनिस, विड्रॉवल ऑफ पेनिस फ्रॉम फीमेल वैजिना बिफोर इंसेमिनेशन। मतलब जब सीमैन के साथ स्पर्म बॉडी से बाहर आने वाला हो उससे पहले ही जो मेल्स हैं उनको पेनिस का फीमेल की बॉडी से बाहर निकाल देना चाहिए, ठीक है। तो यानी बिफोर, या तो आप बोल सकते हैं बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन, बिफोर इजैकुलेशन भी कर सकते हैं टू अवॉइड इंसेमिनेशन, ठीक है। तो ये जितने भी थे आज हमने ये क्या पढ़े हैं, ये जो टेम्पररी स्टॉपेज मेथड हमने पढ़े हैं, परमानेंट मेथड हम इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद वाली वीडियो में, और मे बी कि उस दिन मतलब एक और लेक्चर में आपका ये चैप्टर ही पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके, और फिर उसके बाद हम चले जाएंगे आपका जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें, ठीक है। यानी 11th वाले पोर्शन में हम चले जाएंगे फिर,
और जब वो दोनों चैप्टर्स एक साथ कंप्लीट होंगे फिर उसके बाद हम 12th वाले चैप्टर लेंगे। तो मतलब साइमल्टेनियसली हम इस तरीके से करेंगे कि 11th जो बच्चे हमारे 11th और 12th वाले बच्चे भी जो हैं उन लोगों का भी फायदा हो जाए, और जो नीट वाले हमारे बच्चे हैं उन लोगों का भी फायदा हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू।